साजिद साहब, इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है कश्मीर के हवाले से। मैं चाहूँगी उसके ऊपर भी बात करें कि उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान में जो कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर, उसको भी वापस लेंगे और गिलगित बल्तिस्तान का भी ज़िक्र किया गया। इसके हवाले से आपकी क्या राय है? और मैं यहाँ आपके देखने वालों को ये बताना चाहूंगा कि 1994 में उन्होंने अपनी असेंबली से ये बिल पास करवा के रख लिया था कि ये जो पीओके जिसको वो कहा जाता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वी हैव राइट टू टेक ओवर दैट पार्ट ऑफ इंक्लूडिंग गिलगित बिल्तिस्तान एनी टाइम वी कैन। उन्होंने कहा है देखें, जख्मी है, गाजी है, ये पठान है, ये परेशान है, ये इमरान है। तो उन्होंने बिल्कुल उन गोलियों का मजाक इस तरह उड़ाया जिस तरह पैरासीटामोल की गोलियां हैं या पैनाडोल की गोलियां हैं। पाकिस्तान के हर अदारे के अंदर आपका रिटायर्ड आर्मी ब्रिगेडियर जनरल बैठा है या कर्नल बैठा है। ये कड़वे घूंट किसी को पीने पड़ेंगे तभी पाकिस्तान अब ठीक होगा, क्योंकि इस वक्त आपके जो लोग बैठे हैं, जो इस वक्त सारा पाकिस्तान चला रहे हैं, चाहे किसी भी इदारे में उनके पास इख्तियारात मौजूद हैं, उनके बीवी बच्चे फॉरेन नेशनल हैं, रिटायर होते हैं तो फौरन भाग कर बाहर चले जाते हैं। मेरे ख्याल में आपकी एजेंसियों ने तो 25 करोड़ लोगों की फाइलें बना के रखी हैं। आपके 25 करोड़ लोगों की वीडियोस उनके पास मौजूद है, लेकिन अपनी मर्जी पे निकालते हैं वीडियो भी और अपनी मर्जी पे निकालते हैं, खोलते हैं फाइलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमेशा की तरह मैं हूँ शाजिया नैयर। आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़। मेरे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम, थैंक यू शाजिया। साजिद साहब, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे न्यू आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। इसके अलावा जो भी इमरान खान साहब का जलसा हुआ, हकीकी आज़ादी मार्च जो कि 1 महीने से चल रहा था, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब ने अभी एक नई धमकी दी है कि हम असेंबलियों से निकल जाएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे भारत के हवाले से, जो कश्मीर के हवाले से उनका स्टेटमेंट आया है उसके ऊपर। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, पाकिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट, आर्मी चीफ जो कमर जावेद बाजवा साहब हैं वो रिटायर हो गए। नई कमांड जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब के हाथ में आ गई है। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे हमारे हमसाया मुल्क में जनरल आसिम साहब की कमांड चेंज के ऊपर बड़ा शोर शराबा किया जा रहा है, बहुत चीखो पुकार हो रही है। मैं चाहूंगी इसके हवाले से भी आप बात कीजिएगा। जी देखिए, नए आर्मी चीफ जो हैं उनके बारे में जाहिर है कि जब उनको अपॉइंट करने के लिए इतनी ज्यादा अपोजिशन और इतनी ज्यादा तनकीद का सामना था, आज भी वो लोग करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि नए आर्मी चीफ इज अ वेरी वेल डेकोरेटेड सोल्जर। उन्होंने ना सिर्फ हाईएस्ट परफॉर्मेंस पे ओटीएस जब उन्होंने किया तो उन्होंने हाईएस्ट अवार्ड वहां से हासिल किए। हलाले इम्तियाज है उनके पास, जो कि बहुत बड़ा अवार्ड है। उसके बाद फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ है कि एक ऐसा आर्मी जनरल आया है जिसके पास ना सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस बल्कि आईएसआई का भी तजर्बा मौजूद है उनके पास। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हाफिज कुरान है जो वो आए हैं, और बल्कि यहाँ पे ढेरी हसनाबाद जहां से वो बिलोंग करते हैं वहां पे लोगों ने बड़ी जाके इन्वेस्टिगेशनें की हैं। बड़ा हम्बल बैकग्राउंड है। सैयद मुनीर उनके नाम है उनके वाले साहब का, प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर थे। और ना सिर्फ ये, उनको ये भी एजाज हासिल है कि उनके बहनोई जो है वो शहीद हैं एयरफोर्स से। और उसके बाद उन्होंने बचपन में पहले कुरान पाक पढ़ा, फिर उन्होंने सालपुर पढ़ते रहे, उनके वालिद साहब की वहां ट्रांसफर हुई। और उसके बाद जब वो सऊदी अरेबिया में थे 3 साल वो छुट्टियों पर नहीं आए, वहीं रहे हैं और उन्होंने कुरान पाक को दोबारा हिफ्ज किया। वेरी सीरियस पर्सन मेरे ख्याल में। और इस वक्त कौम को अगर देखा जाए तो बड़ी उम्मीदें हैं उनके ऊपर। और इस वक्त जो हालात पाकिस्तान के हैं वो भी बहुत खराब है। इस वक्त सिर्फ मैं समझता हूँ कि अगर उम्मीद की किरणें अगर मौजूद हैं तो ना सिर्फ आसिम मुनीर साहब, काजी फायज ईसा दूसरी उम्मीद है। मैं समझता हूँ कि अब इसके बगैर अब चलेगा नहीं। क्योंकि अगर देखा जाए आज, अगर जिस तरह आप कह रही हैं असेंबलियों से रिजाइन कर देते हैं, ठीक है, और आज बिल्कुल खबर भी चल रही है कि रिजाइन करेंगे, क्या ये वाकई हल है? ये अगला इलेक्शन आपका हल है? ये मेरे ख्याल में इलेक्शन हल नहीं है। 1 मिनट के लिए सोचें, 3 पार्टियों में से लोग आएंगे। इन तीनों पार्टियों को आप लोग आजमा चुके हैं। पहले एक पहले उम्मीद थी कि शायद इमरान खान साहब हमें लीड करेंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे, इंसाफ लेके आएंगे, तहरीक जो इंसाफ की है। लेकिन 3.5 साल के अंदर जो उन्होंने किया है, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचें कि खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे शहबाज गिल साहब, मुराद सईद होंगे, जुल्फी बुखारी होंगे, फरदौस आशिक अवान होगी, चौहान साहब होंगे, फराह गोगियां होंगी, उस्मान बुजदार होगा, मलक रियाज होगा।
क्या ये सारे लोग मिलकर पाकिस्तान की किस्मत तब्दील कर सकते हैं? खान साहब की 200 की टीम जो थी वो कहाँ गई? वो 3.5 साल तो वो गुम ही रही है टीम, वो नजर नहीं आई। खान साहब जो 3.5 साल में किया था वही फिर दोबारा आके करेंगे? क्या यही हाल है? पाकिस्तान की किस्मत इन्हीं लोगों के हाथों में लिखी है। पहले 2 पार्टियां आपने पहले ही आजमा ली, उनके हालात जो है, एस्टेब्लिशमेंट ने जो करना था वो भी कर लिया है। एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त छुपती फिर रही है। गाड़ी के चारों टायर जो है वो फ्लैट हो चुके हैं, इंजन खत्म है, ट्रांसमिशन खत्म है। एक खड़ी हुई गाड़ी की चाबियां वो कहते हैं पकड़ लें, आप खुद चलाएं। मेरा इसके बाद एक और क्वेश्चन ये बनता है, क्या ये सियासतदान आप इनकी मर्जी के बगैर चल पाएंगे? क्या आप सियासत के बगैर चल पाएंगे? आप जिस तरीके से पाकिस्तान के कारोबार के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं, आपकी जो फैक्ट्रियां हैं, आपके जो डिफेंस के प्लाटिंग है, आप जो बहरिया के सारा कारोबार है, सियासत के बगैर किस तरह चलेगा? और दूसरा मैं ये कहूंगा, 75 साल आपने पाकिस्तान को चलाया है, क्या पाकिस्तान आपके बगैर चल पाएगा? मेरे जाती इंफॉर्मेशन के हिसाब से जब भी कोई नशे पे लगा होता है, जब उसका नशा बंद किया जाए, वो विड्रॉल से मर जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सीरियस मैटर है, और ऐसे होगा भी नहीं मेरे ख्याल में, क्योंकि उसकी वजह ये पहले भी इस तरह का नारा कहने साहब ने लगाया था कि हम सियासत से निकल जाएंगे। लेकिन आप पाकिस्तान का लाज़िम मलज़ूम एक इदारा बन चुके हैं। अब आपको रिफॉर्म चाहिए, आपको भागना नहीं चाहिए, रिफॉर्म चाहिए। आपने अपना काम खुश उसलूबी से करें। ये बच्चे जो आपने ट्रेन किए थे, ये आपने जो पैदा किए हैं, इनको ओन करें आप। मैं समझता हूं कि इस वक्त इन बच्चों को सख्त ट्रेनिंग की जरूरत है। आपके डबल स्टैंडर्ड है कि जब रिजवी साहब का बच्चा वजीराबाद पहुंचे तो आपका स्टैंडर्ड कुछ और है, आपका लाडला वजीराबाद पहुंचे तो आपका स्टैंडर्ड कुछ और है, दावड़ के बारे में आपका 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 स्टैंडर्ड कुछ और है। आपको ये पहले अपने स्टैंडर्ड्स ठीक करने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि मेरिट क्या है, इंसाफ क्या है, दो कानून पाकिस्तान के अंदर क्यों है। इन चीजों पे आपको चाहिए कि रिफॉर्म करें और सीरियस लें, क्योंकि दिन ब दिन आप पस्तियों में आप गिरते जा रहे हैं। आपके रिजर्व कम होकर तकरीबन $7 बिलियन के पास आ चुके हैं। आपको इस वक्त दो चीजों की सख्त जरूरत है, भारत और अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करने की, चाइना के साथ रिलेशनशिप ठीक करना चाहिए। आपको अमेरिका की जो गलतफहमियां हैं, जो आपके बरखुरदार, आपके लाडले ने जो डैमेज किया है, पूरी दुनिया में आइसोलेट करके रख दिया है। जिस दिन यूक्रेन की जंग शुरू हुई, आपका जो लाडला बच्चा, जो हैंडसम बच्चा है, ही वाज इन रशिया। उस दिन रशियन हैरान हो गए थे कि व्हाट्स रॉन्ग विद देम। हम जंग की तैयारियां कर रहे हैं, हम गोले फेंकने लगे हैं, ये यहाँ पे पैसे मांगने आ गए। तो ये आपको इन बच्चों की तरबियत, जो आपने भुट्टो पैदा किए, आपने नून लीग बनवाई, आपने पीटीआई बनवाई, आपने जो सारी ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं, जो इनका बैठ के जरा आप खुले दिल के साथ इनका हिसाब करें, इनको बिठाएं और इनको कहें कि हम आपके वालिदैन हैं, लेकिन आप अब तमीज के साथ खेलें। तो ये पाकिस्तान का हल ये जो है, ये इलेक्शन या इस तरह, और इलेक्शन लोग वोट डालते, हाँ पहले जो इलेक्शन हुए, कौन से आज तक फेयर इलेक्शन हुए? 2018 में जिस तरह के इलेक्शन थे, आपके दौर में जो डस्के का इलेक्शन था, पूरे का पूरा अमला उठा लिया गया था। तो ये इलेक्शन करना, आवाम के सामने जाए, मैंडेट दे, लोगों को खाने की रोटी चाहिए, मैंडेट नहीं चाहिए उनको इस वक्त। मैं बल्कि मुझे अफसोस है आज, एक मैं आशा जी आपके सामने कहना चाहूंगा, मुझे दोनों तक आ रही, पहले मुझे बाजवा साहब की तकरीर पे अफसोस था जो उन्होंने शोहदा के इवेंट पर की। वहां भी उन्होंने 4 करोड़ लोग जो इस वक्त उजड़ गए हैं, खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, उन्होंने कोई उसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने गल्फ टाइम्स को कल इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने पूछा इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, बाजवा साहब ने फिर सैलाब वालों की बात नहीं की। उनकी बात कौन करेगा? आपको भारत के अंदर जो लोग हैं, इंसानी हकूक की पामाली का आपको बड़ा जिक्र आता है, आप बार बार कहते हैं कि वहां उसके जिक्र नहीं। 4 करोड़ लोगों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा, ये इंसानी हकूक की पामाली नहीं है? क्या वो पाकिस्तान के सिटीजन नहीं है? आप किसी इंटरव्यू और अपनी तकरीर के अंदर उनका नाम भी नहीं लेना चाहते, अब आपको उनसे बू आती है। तो ये आपको अपने रवैये तब्दील करने होंगे। आपको क्वेटा पे तवज्जो देनी होगी, आपको बलूचिस्तान पे तवज्जो देनी होगी। तो ये नए मसाइल हैं इस वक्त। अगर देखा जाए तो मैं बताना चाहूंगा कि नए आर्मी चीफ जो आए हैं, RS मुनीर, वेस्टर्न मीडिया ने, वॉशिंगटन पोस्ट ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने और गार्डियन ने लिखा है कि उनके 2 सबसे बड़े मसाइल हैं। एक मसला इकॉनमी है और दूसरा मसला उनके पास जो इस वक्त उनके अदारे का नाम जो है बदनाम हो चुका है, खराब हो चुका है, उसको ठीक करना, कौम का एतमाद ठीक करना। ये सबसे 2 बड़े मसाइल हैं मेरे ख्याल में।
अब देखें कि वो कितना कामयाब होते हैं चीजों को ठीक करने के लिए, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि जलसे में क्या हुआ। खान साहब ने जलसा जी, किया, बिल्कुल, मैं कसम। उसी का क्वेश्चन करने लगी थी कि 1 माह पर मुहित ये जो हकीकी आज़ादी मार्च था, इसका हासिल वसूल क्या है? इसका हासिल वसूल सिर्फ ये हुआ है कि तबाही हुई है, इदारे रुके हुए हैं। खान साहब बार बार अपने स्पीच के अंदर ब्लेम करते हैं कि शहबाज शरीफ इकानमी को ठीक नहीं कर सका। जब आप लौंडे लपाड़े लेकर सड़कें ब्लॉक कर देंगे तो इकानमी किस तरह चलेगी? जब आप बार बार जो आप हैंडल चलाएंगे, आपके बच्चे जो ट्विटर मास्टर हैं, जब वो ये सारा दिन ट्रोलिंग ये करेंगे कि पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला है, तो इकानमी किस तरह चलेगी? जब आप आप मुल्क दुश्मन एजेंडा लेकर चलेंगे तो इकानमी किस तरह चलेगी? अब मैं ये बात करना चाहूँ, खान साहब के साथ हुआ क्या है? खान साहब का साजिद साहब, लॉन्ग एक मार्च बहुत फेल। अहम दौरा वो आप मेंशन करना भूल गए जो इस हकीकी मार्च की वजह से मुलतवी हो गया। दौरा जो था सऊदी अरेबिया का। जी, सऊदी अरब हाँ, वाला जो दौरा था। बिल्कुल नहीं, मैं उसी पे आ रहा था कि वो ये कोई एक चीज थोड़ी हुई है। डैमेज तो सारे कंट्री को हर तरफ से हुआ है। लेकिन मैं उस जलसे पे बात करना चाहूंगा जो रावलपिंडी हुआ है। खान साहब वहां जी। पहुंचे जहाज पे, लेकिन जब हेलीकॉप्टर लेकर ऊपर जायजा लेने गए तो खान साहब के की कांपे टांग गई। तो उसमें उन्होंने ये बयान देना नीचे आके कि मैं असम्बलियां तोड़ दूंगा, क्योंकि खान साहब नाराज थे चीफ मिनिस्टर्स पर कि ये लोगों को नहीं निकाल के लाए। और उसमें खान साहब बार बार कहते हैं कि हम असम्बलियां तोड़ देंगे। असम्बली तो आपको एक ही तोड़नी पड़ेगी, परवेज लाई तो वहां थे ही नहीं। और दूसरा, उसके फौरन बाद राना सनाउल्लाह साहब ने उसको जियो टीवी पर इंटरव्यू दे के रिबट किया। उन्होंने कहा हम सूबा सरहद के अंदर गवर्नर राज लगा देंगे और सूबा पंजाब के अंदर हम वैसे ही तहरीक अदम इत्मीनान लेके आ रहे हैं। वहां वैसे भी इनके एमपीए अगर आज ये कहें कि हम असम्बलियां तोड़ेंगे तो उन्होंने छलांग मारकर नून लीग के साथ चले जाना है। वजह ये है कि कई लोगों ने जमीनें बेचकर इलेक्शन लड़ा 4-4 करोड़ लगा के। उनके पास इस तरह पैसे नहीं है जो रूलिंग एलीट आपके पास दूसरे हैं, जो 6-6 करोड़ की 10-10 गाड़ियां चलाते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं एमपीएस जो 4-4 करोड़ लगा कर आए हैं। तो वो अभी जो टाइम आ रहा था, बल्कि उन्होंने अपने इलाके के अंदर तरक्याती काम करने थे और वो इस तरह छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन देखें अब ये क्या होता है। लेकिन जो आज जो स्टेटमेंटें आ रही हैं कि आज रिजाइन करेंगे, बिचौर हो चुका है सारा कुछ, पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए किसी नए प्लान की तैयारी हो रही है, जो मैं दुख के साथ ये कहूंगा। क्योंकि मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि एक इलेक्शन के ऊपर, एक हल्के के अंदर इलेक्शन के ऊपर 4 से 6 करोड़ खर्चा आता है। मेरी समझ से बाहर है कि वो ये अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस ये आपकी इकानमी उसको अफोर्ड कर पाए कि वो पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा, ये सवालिया निशान है। लेकिन मैं अगर देखूं तो अफसोस के साथ कि किसी के पास पाकिस्तान की तरक्की का कोई रोड मैप मौजूद नहीं। साजिद साहब, अभी आपने असेंबलियों के हवाले से बात की, मैं ये जानना चाहूँगी, आप क्या समझते हैं कि वफाकी हुकूमत के पास इतने ऑप्शंस हैं कि अगर इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो इस्तीफ़े देती है, तो वफाकी हुकूमत उस तमाम तर क्राइसिस को सँभाल लेगी? देखिए, वफाकी हुकूमत जो है वो अब वफाकी हुकूमत के हालात देख लें। 100 के लगभग वजीर हैं, इख्तियार कोई नहीं है। लीडिंग पार्टी कौन सी है? नून लीग। मरियम नवाज कहाँ है? वो यहाँ मौजूद नहीं। हमजा शहबाज कहाँ है? वो यहाँ मौजूद नहीं। इनकी कोई अपनी टीम हो जो सोशल मीडिया पे प्रमोट करे? कोई नहीं। ये इनकी सीरियसनेस है। मैं दुख के साथ ये कहता हूं, क्योंकि इन लोगों को हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की डील के जरिए गवर्नमेंट मिलती है। तो वो समझते हैं हमें हलकों में सैलाब जदगान के पास जाने की क्या जरूरत है। हमने जब डील बैठ के लंदन में बनानी है किसी एस्टेब्लिशमेंट के अफसर के साथ, तो हमने पैराशूट के साथ इस्लामाबाद पहुंच जाना है, हमें जाने की क्या जरूरत है। ये उनकी तैयारियां हैं। और जो पीटीआई की तैयारियां हैं, वो कहते हैं कि हमें चाहे पाकिस्तान बैंकरप्ट हो, चाहे हम तोड़ के इस्लामाबाद जाएं, चाहे आग लगा कर जाएं, उनके इरादे तोड़ फोड़ के हैं। तो इसमें मुझे पाकिस्तान की तरक्की कहीं से भी नजर नहीं आती। कई दफा ये क्वेश्चन हो चुका है, कई दफा लोग कहते थे कि नए आर्मी चीफ के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा, इस तरह अब ठीक हो जाएगा। ठीक है, जो लोग बेचारे परेशान थे वो तो ठीक हो गए, लेकिन नए आर्मी चीफ के पास कौन सा अलादीन का चिराग है कि अब शहद की और दूध की नहरें निकलेंगी वहां से। पाकिस्तान जिस तरह लंगड़ा लूला था उसी तरह था। हाँ, सिर्फ ये उम्मीद की जा सकती है कि एक नेक आदमी, एक सीरियस आदमी, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी अगर इस पोजीशन पे आया है तो स्लोली ग्रेजुअली, ना सिर्फ अदारा ठीक होगा, जब अदारा ठीक होगा
तो उसके बाद पाकिस्तान ठीक होगा। उसकी मिसालें तो चीजें तो उसके रिजल्ट तो आने शुरू हो चुके हैं। हमारे लाला सहराई जो है उन्होंने रिजाइन दे दिया है, उनका रिजाइन एक्सेप्ट कर लिया गया है। और इसी तरह के कई लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सोसाइटी में इस वक्त डर रहे हैं। खान साहब भी बल्कि अपने रावलपिंडी के जलसे के बाद फौरन लाहौर पहुंच गए हैं। उसके बारे में 2-4 किस्म की मुख्तलिफ राय हैं। एक तो सुना है कि बनी गाला से हुक्म आया है कि पहाड़ों के नजदीक ना रहें। उन्होंने सितारों का हिसाब लगाया है जो कि इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। वहां से आई है खबर के पहाड़ों से दूर रहें। और दूसरा जो है उन्होंने कहा है कि इस एरिया में ना रहें, गिरफ्तारी के भी शुबहात है। तो वो भाग कर चले गए हैं अपने उन्होंने सूबा सरहद के कमांडो बिठाए हुए हैं वहां पे। वहां पंजाबी किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता। वहां पे एक अलग लाहौर के अंदर जमान पार्क के अंदर एक नई गवर्नमेंट बन चुकी है, सूबा सरहद की कमांडो बैठे हैं। और वो बल्कि अगले दिन किसी ने ये कहा कि देखें खान साहब वजीराबाद से इतना डरे हैं, अब हर चीज को बुलेट प्रूफ, ना सिर्फ जमान पार्क के शीशे भी उन्होंने बुलेट प्रूफ करा लिए हैं, इतने खौफजदा है इस वक्त। और जो रावलपिंडी का जलसा था वहां भी वो खड़े हुए नहीं हुए हैं, वो बैठ के उन्होंने तकरीर फरमाई है, क्योंकि वहां पे बुलेट प्रूफ का माहौल का। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, सुना है कि किसी लिफ्ट में उठा के उनको डाला गया, वहां पे ऊपर स्टेज पे चढ़ाया गया, उस लिफ्ट के आसपास भी बुलेट प्रूफ ग्लासेस थे। तो लोग अब ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो उनको कहा जा रहा है, वो हमारे एक सेनेटर साहब थे वहां रो पड़े तकरीर के दौरान। उन्होंने कहा है देखें जख्मी है, गाजी है, ये पठान है, ये परेशान है, ये इमरान है, ये हर चीज है। और साथ ही रो पड़े, उन्होंने कहा देखें जी ये हमारे लिए गोली खा के तो आ गए हैं। और खान साहब ने उसके बाद कहा है कि लोगों की जेब में से 4-4 गोलियां निकली हैं, गवर्नर इस्माइल। तो उन्होंने बिल्कुल उन गोलियों का मजाक इस तरह उड़ाया जिस तरह पैरासीटामोल की गोलियां हैं या पैनाडोल की गोलियां हैं। खान साहब जिसके आसपास 4 गोलियां लगती हैं, गुजरती हैं, वो कपड़ों से नहीं निकलती। उनके गवर्नर इस्माइल के कपड़े स्टील के नहीं थे। तो एक मजाक बन चुका है जिस तरह पाकिस्तान में देखें आप। हाँ, अच्छी पार्टी की मैं कहूंगा शहबाज गिल साहब ने बड़ी नाजेबा बात की वहां पे, खवातीन के सामने बार बार कहते रहे हैं कि हम शलवार पहन लें, बच्चियों के सामने इस तरह की बातें नहीं करते। असद उमर साहब ने भी इसी तरह की बात की है। और खासकर मैं ये कहूंगा आजम स्वाति साहब ने जो ट्वीट करते रहे हैं, हमारे फौजी अफसरान को गालियां निकालते रहे हैं, मैं उनकी मजम्मत करूंगा। दिस इज नॉट हाउ द मैच्योर पीपल टॉक अबाउट। अगर आप 75 साल के तहज्जुद गुजार हैं तो आप किसी के लिए लफ्ज एसओबी नहीं लिखते। आपको शिकायत है, एहतजाज है, अदालतें खुली हैं, लेकिन तहजीब का मुजाहरा करें, अपनी एज का ख्याल करें। ये ज्यादतियां हैं और ना इनके लीडर के पास तहजीब है, ना तहजीब के वो सिखाते हैं किसी को। और यही कुछ मुजाहरा वहां पे हुआ है। बच्चियां आई हैं, नाची हैं, वहां डांस डूंस किया उन्होंने, गाने शाने अच्छे चलाए उन्होंने, पार्टी शार्टी की है, तो वो लाहौर चले गए हैं। तो रावलपिंडी वाले अपने घरों को चले गए हैं। लेकिन अच्छा साजिद मेरे साहब, ख्याल आपने भी ज़िक्र किया दोनों के बयानात का। इसी हवाले से मैं पूछना चाहूँगी, मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी एक स्टेटमेंट ऐसा दिया गया जिसके ऊपर काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। उनकी भी जो अल्फाज थे वो काबिल मजम्मत हैं। मैं चाहूँगी इसके हवाले से भी आप बात कीजिए। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब इन चीजों को रीबाटी करते रहे हैं कि क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब यहां से मुजाहरा जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी तो कुछ ना कुछ तो कोई जवाब उसका कोई देगा ही। लेकिन मौलाना मैंने तो माजी में देखा है कि मोहतात तरीके से बात करते, इस तरह की नाजेबा हरकतें बातें नहीं करते। यहाँ पे तो जब शलवारें उतार दी ना उन्होंने जाके, वो कहते हैं शहबाज गिल साहब के हम शलवारें उतार के फिर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, तो ये ज्यादती करते हैं। इस तरह की बातें बिलखसूस अगर खवातीन और बच्चे सामने बैठे हो, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं उसके बारे में एहतजाज कर रहा था। मौलाना की बातों में तनकीद होती है, कई दफा वो रेड लाइन क्रॉस करते हैं, लेकिन वल्गर नहीं होती मौलाना की बातें, क्योंकि फिर भी वो काफी पढ़े लिखे और मजहबी बैकग्राउंड है उनका। और सुबह साथ के अंदर बल्कि इस तरह की बातें नहीं की जाती मेरे ख्याल में। दिस इज व्हाट माय ओपिनियन। अच्छा साजिद साहब, आर्मी के हवाले से बात करना चाहेंगे। अब उनकी बात चल ही रही है तो मैं जानना चाहूँगी कि बाजवा साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि आर्मी अब सियासत से दूर रहेगी। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं कि आर्मी सियासत से दूर रह पाएगी? नहीं, ये मेरे ख्याल में ये सियासी बयान है। मैंने पहले आपको अर्ज किया है कि आर्मी जितनी पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व है, देखिए जिस तरीके से एमक्यूएम बनाती रही, जिस तरीके से बाप पार्टी बनाई गई, जिस तरीके से उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की हर चीज का डिसीजन उन्होंने लिया दर हकीकत। तो ये अब पाकिस्तान हैज बिकम एडिक्टेड फॉर देयर रूल, क्योंकि वही स्टेयरिंग पर हमेशा बैठे रहे और आज से नहीं 75 साल से।
अयूब खान देखें किस तरीके से पावर में आए थे, एक प्यारे के हादसे की वजह से, वरना वो ही वाज नॉट उनका कोई अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। फिर उनके बच्चे ने जिस तरीके से पाकिस्तान में करप्शन का धारा ऑटोज पे जब बनाई, और उसके बाद देखें कितना असर है अयूब खान का। आज भी उनका पोता जो है वो पीटीआई के अंदर साथ वो वजीर रहा है। असर उसके साथ, उनके साथ अयूब याहिया के साथ हमारे असद उमर साहब के वालिद साहब जो थे वो आर्मी में थे। कितना असर है आर्मी का कि उनके 2 बच्चे दोनों पार्टीज के अंदर है। जियाउल हक साहब फौत हो गए, उनका बच्चा आज भी सियासत में है, जियाउल हक साहब। तो आप किस तरह निकल सकेंगे? आप कहते हैं कि हम सियासत से निकल जाएंगे। पाकिस्तान के हर अदारे के अंदर आपका रिटायर आर्मी ब्रिगेडियर जनरल बैठा है या कर्नल बैठा है। पाकिस्तान पूरा जो है वो डिफेंस और बहरिया बन चुका है। आप कहते हैं हम घर चले जाएंगे। आप जिस तरीके से आपकी आर्मी की फैक्ट्रियां हैं, सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, आप नाम लें, आप किस बिजनेस में नहीं है तो कैसे चलेंगे? आपने एक ऐसी बात कर दी है जो एक दुनिया सोच में पड़ गई। मेरे जैसे लोग सोचते हैं वो अब पाकिस्तान चलेगा कैसे आपके बगैर? ये आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। ये तो एक बहुत बड़ा अच्छा कुछ सर्जन लेकर आए और इसकी सर्जरी आज शुरू करे तो फिर भी 5-6 साल लगेंगे। हाँ, एक जरूर मैं बात ये कहूंगा, आज अगर देखा जाए, काश बाजवा साहब ये कहते कि आइंदा हम एक रूलिंग एलीट जिसके अंदर सारे अदारे मौजूद हैं, उनके ऊपर डुअल नेशनलिटी की हम कंडीशन लगाएंगे, इनके बीवी बच्चे पाकिस्तान में होना चाहिए, और ये असूल बनाते कि आज जो भी एक खास इंपॉर्टेंट जॉब्स पर आएगा उसका नाम ईसीएल में डाल दिया जाएगा। ये कड़वे घूंट किसी को पीने पड़ेंगे तभी पाकिस्तान अब ठीक होगा। क्योंकि इस वक्त आपके जो लोग बैठे हैं, जो इस वक्त सारा पाकिस्तान चला रहे हैं, चाहे किसी भी इदारे में उनके पास इख्तियारात मौजूद हैं, उनके बीवी बच्चे फॉरेन नेशनल हैं, रिटायर होते हैं तो फौरन भाग कर बाहर चले जाते हैं। अब देखेंगे बाजवा साहब रिटायर हो गए, कितना अरसा पाकिस्तान में रहते हैं, ये एक सवालिया निशान है। लेकिन ये किसी ना किसी को ये कवानीन बनाने पड़ेंगे कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। क्यों? ये सिर्फ नारा नहीं है, इसको प्रैक्टिकली प्रूव करना पड़ेगा। खान साहब को भी चाहिए अपने बच्चों को पाकिस्तान में बुला के जिहाद की ट्रेनिंग दें, जो कौम के बच्चों को दे रहे हैं। ये बहुत जरूरी है उनके लिए भी। ये बार बार कहते हैं फलां लंदन में बैठा, तो खान साहब आपके भी 3 बच्चे, 2 बच्चे और एक आपकी सुतेली बच्ची जो अमेरिकन है, वो भी तो लंदन में बैठे। आपका क्या इंटरेस्ट है स्वाय बनी गला के घर के? कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका भी यहाँ पे। आपको कौन सा टाइम लगना है कि यहाँ से जाने के लिए? 10 मिनट लगने हैं, 15 मिनट एयरपोर्ट पहुंचने तक। तो ये एक रास्ता बंद करें। जो भी अभी पिछले दिनों में यहाँ पे रिपोर्ट आई थी कि आपके पुलिस ग्रुप के बहुत ज्यादा अफसर जो है उनके पास डुअल नेशनलिटीज है, या उनके बच्चे बाहर हैं, या उनकी बीवियां फॉरेन नेशनल। तो आपको पता है जो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, सबको पता है। मैंने आपको कहा था कि आपकी एजेंसियां इतनी स्ट्रांग हैं कि पाकिस्तान में चिड़िया पर नहीं मार सकती उनकी मर्जी के बगैर। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान को नोचने वाले, लूटने वालों की खबरें उनके पास ना हो? मेरे ख्याल में आपकी एजेंसियों ने तो 25 करोड़ लोगों की फाइलें बना के रखी है। आपके 25 करोड़ लोगों की वीडियोस उनके पास मौजूद है, लेकिन अपनी मर्जी पे निकालते हैं वीडियो भी, और अपनी मर्जी पे निकालते हैं, खोलते हैं फाइलें। इसका फैसला किसी को करना होगा। और मेरे ख्याल में अब बाजवा साहब तो अब मेरा ख्याल है फारग हो चुके हैं, फारग होने वाले हैं कुछ घंटों तक। लेकिन आने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है कि आजा आपने इसी सिस्टम को चलाना है, इसी तरह सिसक के मरना है हमारे बिलीवर्ड कंट्री में, या फिर आपने तरक्की की तरफ जाना है। आपको खुद ये डिटरमिन करना पड़ेगा। टाइम आ चुका है, इससे ज्यादा आप नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है। आपके रिजर्व जो है वो दे हैव कम टू द वेरी क्रिटिकल पॉइंट। साजिद साहब, इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है कश्मीर के हवाले से, मैं चाहूंगी उसके ऊपर भी बात करें कि उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान में जो कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर, उसको भी वापस लेंगे, और गिलगित बल्तिस्तान का भी जिक्र किया गया। इसके हवाले से आपकी क्या राय है? ये पहली दफा नहीं हुआ, दूसरी दफा हुआ। आज से महीना पहले उनके वजीरे दाखिला उन्होंने बयान दिया था, और उसके बाद अब उनके आर्मी जनरल ने बयान दिया। और मैं यहाँ आपके देखने वालों को ये बताना चाहूंगा कि 1994 में उन्होंने अपनी असेंबली से ये बिल पास करवा के रख लिया था कि ये जो पीओके, जिसको वो कहा जाता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वी हैव राइट टू टेक ओवर दैट पार्ट ऑफ इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान एनी टाइम वी कैन। और यही बयान उनके आर्मी जनरल ने दिया कि वी आर वेटिंग फॉर द सिग्नल फ्रॉम द बीजेपी रूलिंग लीड कमांड कि हमें ऑर्डर दिया जाए और हम बड़ी फुर्ती के साथ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले लेंगे। पाकिस्तान से इस चीज का किसी ने जवाब नहीं दिया। उसकी वजह यह है कि उनको फुर्सत मिले इन चीजों से तो वो बयान दें।
पाकिस्तान के अंदर जो एक इंतशार है उस वहां से उनकी जान छूटे तो इन चीजों की तरफ तवज्जो दें। आपने सिर्फ पाकिस्तान भारत की तरफ तवज्जो दी है, अफगानिस्तान से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। उनके एक आर्मी जनरल ने अगले दिन बयान दिया है कि हम इस्लामाबाद को अपना दूसरा कैपिटल बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि वी हैव सुसाइड बॉम्बर्स रेडी टू गो इनटू पाकिस्तान एंड स्टार्ट ब्लास्टिंग इट अगेन। तो बाजवा डॉक्टरान जो था वो ऑलमोस्ट फेल होता नजर आ रहा है। दीज आर द चैलेंजेस फॉर हमारे नए जनरल आसिम मुनीर के लिए, क्योंकि ये इमरान खान का मसला नहीं है, ये नून लीग का मसला नहीं है, ये जियालों का मसला नहीं है, ये मसला सिर्फ आसिम मुनीर का है। उन्हीं को इसका जवाब भी देना चाहिए, क्योंकि पहले माजी में देखा गया है कि फॉरेन ऑफिस के सारे रिलेटेड चीजें हमारी एस्टेब्लिशमेंट देखती है। हमारे फाइनेंशियल फैटफ, अपने बाजवा साहब ने अपनी तकरीर के अंदर ये दोनों जवाब दिए थे कि फैटफ में भी हमने ठीक कराया, इसका मतलब है इकानमी आपके हाथ में। उन्होंने जिक्र किया था कि मैं सऊदी अरेबिया और दूसरे रिलेशनशिप भी हम ठीक करते हैं, इसका मतलब है कि फॉरेन पॉलिसीज भी आप बनाते हैं। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके आसपास जो लोग देखें, जब भी कोई चीज कोई जानवर कमजोर होता है उसके ऊपर गिद्धें चक्कर लगाना शुरू कर देती है। तो इस वक्त आपके ऊपर भी गिद्धें चक्कर लगा रही हैं और आपको देखना होगा कि वेयर आर वी गोइंग, हमारा मुस्तकबिल क्या है। और जो मैं जाती तौर पे मेरी असेसमेंट ये है, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है आप उसको सही तरीके से नहीं देख रहे, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं, आपके आसपास पड़ोसी ममालिक उनको बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं। आपने जो अमेरिका के साथ कर रहे हैं, जो आप दूसरे ममालिक के बारे में जो इस वक्त आपने हालते जंग में है, आप इतने लोगों को इकट्ठा करके बार बार ये कहते हैं। खान साहब ने इस तकरीर के अंदर भी फिर साइफर का जिक्र किया, अमेरिका की गुलामी का जिक्र किया। खान साहब ने अपनी हकीकी आजादी मुआशी तौर पर उसका जिक्र नहीं किया। आप जो कर्जे हैं जितने आपके ऊपर, आप कभी भी हकीकी आजादी ले ही नहीं सकते जब तक आप मुआशी तौर पर आजाद नहीं होंगे। लेकिन वो कहते जाने ना जाने गुल ही ना जाए, बाग तो सारा जाने हैं। सिर्फ खान साहब को नहीं पता और उनको उनके फॉलोअर, उनके जो मजहबी उनके मानने वाले हैं, उनके मुरीदैन, वो नहीं जानते। बाकी सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की इकानमी खराब है, आपके कर्जे इतने ज्यादा हैं कि आप जिस तरीके से आप कहते हैं कि हम आजाद हो जाएंगे, पता नहीं आजादी को किस तरह आप कहते हैं। पहले अपने पांव पे खड़े हों तो फिर आप आजाद होंगे। ये खान साहब को पता है लेकिन लोगों को बताना नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। इस प्रोग्राम के हवाले से भी हमें उम्मीद है कि आप अपना फीडबैक देंगे। मुझे और साजिद तारड़ साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।